ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन के मेरा बच्चा नोट करो रेफरेंसेस। पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 243 टू 258। पार्ट 1 चैप्टर 6 पेज 243 टू 258 डन हो गया। और दूसरा है पार्ट 2 ये पार्ट 2 चैप्टर 3 पेज 120 टू 123। नोटेड मेरा बच्चा? नोटेड मेरा बच्चा? अच्छा राफिया बेटा अब जरा गौर करिए। राफिया एक पेज निकालना है। राफिया बेटा ऐसे एक पेज निकालना है, और जैसे याद है मैंने तुझे डेफिनेशन का स्केच बनवाया था ना, तूने बिल्कुल वैसे ही एक स्केच बनाना है। जैसे मैंने डेफिनेशन का स्केच बनवाया था, तूने बिल्कुल वैसा ही एक स्केच बनाना है। ठीक है? एक स्केच के ऊपर तू ग्लोबलाइजेशन की गुरु बन जाएगी, बिलीव यू मी। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज कॉन्सेप्ट जरा नोट कीजिएगा। ठीक है अनीसे बेटे, तूने ठीक है एक कोड वर्ड याद रखना है 4I। 4I थी, चारों मर गई। 4I। अब राफिया बेटा मैं स्केच बनाने लगा हूं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है उजैफा द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। उजैफा the phenomena of increasing integration, interdependence and interaction at global scale is known as globalization. The phenomena of increasing integration, interdependence and interaction at global scale is known as globalization. ज़ैफा ये पहला थीम समझ आ गया? The phenomena of increasing integration, interdependence and interaction at global scale is known as globalization. ठीक है? अब ज़ैफा प्लीज अनीसे मेरा बच्चा, ये कोई वन टाइम फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है? ये कोई कांस्टेंट वन टाइम फिनोमिना नहीं होगा। यूएन बन गई। ठीक हो गया? ये हर गुजरते दिन के साथ मजीद 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 एक्सपेंड करेगा। तो हम चीज को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। द फिनोमिना ऑफ एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन, interdependence and interaction at global scale is known as globalization. तो बात समझ आ गई? The phenomena of ever increasing integration, interdependence and interaction at global scale is known as globalization. अनीसा बेटा यहां तक चौकस? जी अनीसा बेटा मैं अगले स्टेप के ऊपर जाने लगा हूं। अनीसा बेटा मैं अगले स्टेप पे जाने लगा हूं। अब जहां पे भी लफ्ज आएगा ना अनीसा इंटीग्रेशन, दैट वुड बी अ पॉलिटिकल फिनोमिना। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, अभी सिर्फ मार्किंग कर। जहां पे भी इंटीग्रेशन का लफ्ज आएगा ना, ठीक है, दैट वुड बी अ पॉलिटिकल फिनोमिना। जहां पे भी इंटरडिपेंडेंस का लफ्ज आएगा, दैट वुड बी एन इकोनॉमिक फिनोमिना। ठीक है नहीं साहब? और जहां पे भी इंटरेक्शन का लफ्ज आएगा, इंटरेक्शन वुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल फिनोमिना। तो निजा बेटा डेफिनेशन को एक स्टेप और आगे लेके जा। The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence and technological interaction
at global scale is known as globalization. यहां तक डन? The ever in और चलिए the ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction at global scale is known as globalization. ठीक हो गया? अब राफिया बेटा मैं एक स्टेप और आगे जाने लगो, मैं एक स्टेप और आगे जाने लगो, ठीक है? राफिया बेटा मैं एक स्टेप और आगे लेके जाने लगो। अब ये फिनोमिना होगा किनके दरमियान? अमंग स्टेट्स, मार्केट्स एंड सोसाइटीज। स्टेट्स, मार्केट्स एंड सोसाइटीज। राफिया बेटा आप डेफिनेशन को और आगे लेके जा, पूरे मॉडल को और आगे लेके जा। The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction among states, markets, and societies at global scale is known as globalization. यहां तक कुछ डन हुआ है, कुछ चौकस हुआ है? The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction amongst नवाल, आज तुझे क्या हुआ है मेरा बच्चा? सोई भी है? The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, technological interaction among states, markets, and societies at global scale is known as globalization. नवाल दोबारा देख, the ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction among states, markets, and societies at global scale is known as globalization. अब डन हो गया? नवाल पुत्र आप समझ आ गई? ठीक है, आगे चलूं? अब नवाल बेटा आगे जरा समझिए। अब ये ग्लोबल स्केल का फिनोमिना करेगा क्या? This would result in a time space compression. Time space compression. याद है नवाल, तूने एक टेलीनॉर का एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जिसका थीम था फासले मिटाए। याद है ना? तूने एक टेलीनॉर का एड देखा था जिसका थीम था फासले मिटाए। याद है या याद नहीं है? ठीक है, अब फासले मिटाए का क्या मतलब है कि इटली उठते उठते, ठीक है, इटली उठते उठते पाकिस्तान में आ गया। इसका ये मतलब है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द स्पेस, कवर द डिस्टेंसेस हैज स्क्वीज्ड। यानी स्टेट्स के दरमियान डिस्टेंसेस श्रिंक हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। मार्केट्स के दरमियान डिस्टेंसेस श्रिंक हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। और सोसाइटीज के दरमियान डिस्टेंसेस श्रिंक हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। नवाल बेटा ये टाइम स्पेस कंप्रेशन का थीम समझ आ गया? वो टेलीनॉर के एड से फासले मिटाए। जी, जहां खा वहां एचबीएल। शादी आपको बहुत रुपये याद आ रहे हैं ना? ठीक हो गया। अब दोबारा से पीछे से लिंक करो, ठीक है शाजी? दोबारा से पीछे से लिंक कीजिएगा। The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction among states, markets, and societies at global scale, resulting in a time space compression. Resulting in a time space compression. यहां तक चौकस हो गया? The ever increasing phenomena of political integration,
economic interdependence, technological interaction among states, markets, and societies at global scale, resulting in a time-space compression or result, resulting in a time-space compression, and किस लेवल पे टाइम स्पेस कंप्रेशन? ठीक है, टाइम स्पेस कंप्रेशन एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट स्टेट लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल। अनीसा बेटा लेवल्स क्लियर हो गए? ये लेवल्स वही हैं जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट स्टेट लेवल एंड एट ग्लोबल लेवल। अब पीछे से दोबारा लिंक है। The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, and technological interaction among states, markets, and societies at global scale, resulting in a time-space compression at individual level, society level, स्टेट लेवल एंड ग्लोबल लेवल। डन होगी बात बच्चों? यहां तक डन हो गई? ठीक है, और अनवर इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? एंड दिस वुड लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। याद करो वो एनोलॉजी, मैं हुजैफा और अशफाक थे, आनिया जानिया माहौल कुपियां टोन, हर चीज में इंटीग्रेटेड। ठीक हो गया? तो ग्लोबल विलेज, कोई दीवारें नहीं, कोई चार दीवारियां नहीं, ठीक है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। ठीक, तो राफिया बेटा अब मैं आहिस्ता आहिस्ता फाइनल दफा पूरे का पूरा फ्रेमवर्क तुझे बोल रहा हूँ। The ever increasing phenomena of political integration, economic interdependence, technological interaction among states, markets, and societies at global scale, resulting in a time-space compression at individual level, society level, state level, and global level, and leading the world toward formation of a global village। ऐसे पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन। डन हो गया मेरा बच्चा? बच्चों डन हो गया? ठीक है, अब राफिया बेटा मैं एट्रीब्यूट्स मार्किंग करवा दूं? मैं एट्रीब्यूट्स मार्किंग करवा दूं? ठीक है, अब राफिया ऊपर से देखना शुरू करेगी मेरी बेटी, शहबाज ऊपर से देखना शुरू करेगी। अब लफ्ज आया एवर। एवर का क्या मतलब है? दिस इज अ डायनामिक फिनोमिना। ये कोई स्टैटिक फिनोमिना नहीं है। दिस इज नॉट अ वन टाइम फिनोमिना, दिस इज अ डायनामिक फिनोमिना। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। नवाल किसी भी मुताबिक डिस्कस कर सकते हैं। डायनामिक फिनोमिना। पहली बात समझ आ गई? पहली बात समझ आ गई मेरा बच्चा? नंबर दो, ठीक है, इसकी नेचर क्या, इसकी नेचर या ड्राइवर्स क्या? ठीक है, ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, ये एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, या ये टेक्नोलॉजिकल फिनोमिना है। तो क्या राफिया मैं ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। सुल्तान बेटा डन हो गया? अब राफिया पुत्र आगे देख, ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसेस क्या होंगे? मोर एंड मोर इंटीग्रेशन, more and more interdependence, and more interaction, more and more integration, more and more interdependence, and more interaction। ठीक हो गया? फिर अगली चीज, किस लेवल पे कौन से एक्टर्स? प्राइमरी एक्टर्स, स्टेट्स, मार्केट्स और सोसाइटीज। डन हो गया?
अब राफिया बेटा जो एक टेक्निकल टर्म है ना वो है ग्लोबल स्केल। अगला अगला एट्रीब्यूट क्या है? ग्लोबल स्केल। अब राफिया मैंने लफ्ज स्केल इस्तेमाल किया राफिया, मैंने लफ्ज लेवल नहीं इस्तेमाल किया। ग्लोबल स्केल का क्या मतलब है राफिया? ये टेक्निकल पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा समझिए। ग्लोबल स्केल का क्या मतलब है? प्लीज राफिया, टेक्निकल पॉइंट है, जरा समझिए। राफिया मैं और तू बहन भाई है, हम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तो नहीं है ना, हम लिमिटेड नंबर है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी का हर डोमेन ओवरलैप हो जाता है, यानी हमारी कंप्लीट लाइफ ओवरलैप हो जाती है। नहीं सुल्तान मेरी बात समझ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, पढ़ाई के मामले में, शादियों के मामले में, ठीक है, कल्चर के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, इनकम के मामले में, पॉलिटिकल सिस्टम के मामले में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के मामले में, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, वेलफेयर के मामले में, यानी राफिया जो मेरा और तेरे जितने भी डोमेन्स हैं, मेरे और तेरे जितने भी डोमेन्स हैं, वो अगर सारे ओवरलैप कर जाएं तो दिस इज स्केल ऑफ इश्यूज। यानी राफिया जो मैं टेक्निकल पॉइंट समझाना चाहता हूं, माइट बी ग्लोबलाइजेशन हो पूरे ग्लोबलाइज ग्लोबल एरिया में ना हो, किसी एक रीजन में हो, लेकिन उस रीजन के सारे इश्यूज इस फिनोमिना के अंदर आते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन एक रीजनल लेवल का ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है, मीनिंग दैट कि यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के सारे इश्यूज आपस में ओवरलैप कर दिए। बात समझ आई है नहीं है? ठीक हो गया। तो इसमें स्केल हमेशा ग्लोबल स्केल होगा, यानी ये लाजमी नहीं है कि पूरी दुनिया में फैले, ये एक रीजन में भी फैल सकता है, लेकिन फिर उस रीजन के सारे इश्यूज आपस में ओवरलैप करें। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट था। बहुत सारे लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ाते हुए इस चीज को मिस आउट कर देते हैं। वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन सिर्फ तभी मुमकिन है जब पूरी दुनिया में फैले। एक रीजन के अंदर भी अगर ग्लोबल स्केल का इंटरेक्शन हो जाए तो दैट वुड बी अ फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डन हो गया राविया बेटा? उस पॉइंट को मैं आगे बता देता हूं। ठीक हो गया। तो इसका स्केल क्या होगा? ग्लोबल स्केल। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा? टाइम स्पेस कंप्रेशन, फासले मिटाए, टाइम स्पेस कंप्रेशन। और ये टाइम स्पेस कंप्रेशन किस लेवल पे इफेक्ट करेगी? फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, राफिया बेटा मैं लेवल्स बताता हूं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है, तो ये यूरोपियन यूनियन के हर फर्द को भी अफेक्ट करेगी, ये यूरोपियन यूनियन के सोसाइटीज को भी अफेक्ट करेगी, ये यूरोपियन यूनियन की स्टेट को भी अफेक्ट करेगी। और जब यूरोपियन यूनियन मेरा बच्चा दुनिया के इंटरेक्शन में जाएगा, ग्लोबल लेवल पे जाएगा, तो वो एज अ यूनियन जाएगा, यानी ग्लोबल लेवल पे भी उस ग्रुप के जितने भी रिलेशनशिप हैं वो कलेक्टिव एक्शंस के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। अब राफिया समझ आ गया? यानी ग्लोबल स्केल का मतलब यह है स्केल ऑफ इश्यूज, वो उस ग्रुप को इंडिविजुअल लेवल पे भी इंपैक्ट करेंगे, सोसाइटी लेवल पे भी इंपैक्ट करेंगे, स्टेट लेवल पे भी इंपैक्ट करेंगे, ग्लोबल लेवल पे भी इंपैक्ट करेंगे। और ठीक है, उसका अब एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो पूरा रीजन या पूरी वर्ल्ड एक ग्लोबल कम्युनिटी, एक ग्लोबल विलेज की तरह ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इशू मार्किंग हो गई, इशू मार्किंग हो गई मेरा बच्चा। इशू मैपिंग हो गई। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स दे के बात को बिल्ड करने की कोशिश करूं, थोड़ी सी एग्जांपल्स को दे के बात को बिल्ड करने की कोशिश करूं। ठीक है, अब राफिया कहानी जरा समझिए। हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं राफिया पुत्र। ठीक है नवाल, जरा समझिए। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, हम बात को किधर से शुरू कर रहे हैं? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। नवाल, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग स्टेट्स कैसे होती है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना के, कोई एग्रीमेंट करके, कोई ट्रीटीज करके,
वगैरह 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 वगैरह। बात समझ आ गई? तो ठीक है, यूएन का बनना इज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, आसियान का बनना इज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, ओआईसी का बनना इज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। नवाल बेटा बात समझ आ गई? यानी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मुलेट हो जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, सुल्तान आगे देखिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग मार्केट्स कैसे होती है? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग मार्केट्स कैसे होती है? निजा बेटा, दो स्टेट्स आपस में डिसाइड कर लें कि उन्होंने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, कोई एमएफएन स्टेटस देना है, ठीक हो गया? कोई एमएफएन स्टेटस देना है, उन्होंने अपनी करेंसी को कॉमन करना है, उन्होंने आपस के अंदर, ठीक हो गया, जो म्यूचुअल ट्रेड है वो सेम करेंसी के अंदर करना है, लोकल करेंसी के अंदर करना है, ठीक है, उन्होंने अपनी करेंसी सेम करनी है, यूरो मंतक, समझ आ गया? यानी स्टेट्स ने पॉलिटिकली डिसाइड कर लिया कि उनकी मार्केट्स के सिस्टम सेम हो, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। बात समझ आ गई? ठीक है अनीजे बेटा, अब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज कैसे होता है मेरा बच्चा? आपने कोई पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम डिसाइड कर लिया, ठीक है राफिया बेटा, वीजा लिबरलाइजेशन स्कीम्स को ले आए, ठीक हो गया, यूएस एड, वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक हो गया, कल्चरल एक्सचेंजेस, स्पोर्ट्स एक्सचेंजेस, ओपन बॉर्डर्स, ठीक है, यानी आपने सोसाइटीज को इंटीग्रेट करने के लिए स्टेट लेवल पे कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया, ठीक मेरा बच्चा? पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, मार्केट्स एंड सोसाइटीज क्लियर हो गया? डन हो गया मेरा बच्चा? डन हुआ या नहीं हुआ? अब नवाल बेटा, मैं अब दूसरे थीम के ऊपर आता हूं, मैं दूसरे थीम के ऊपर आता हूं, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, सीपैक, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर? अहमद समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टेट्स कैसे आएगी, ठीक है? फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग मार्केट्स कैसे आएगी? ज्वाइंट वेंचर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग, कंसोर्शियाज, मल्टीनेशनल कंपनीज। अहमद पकड़ा ये पॉइंट या नहीं पकड़ा? यानी मार्केट्स आपस में इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो गई, ठीक हो गया? और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग सोसाइटीज कैसे आएगी? पाकिस्तानी, ठीक है, वर्किंग इन सऊदी अरब, ठीक है, वहां से पैसा कमा रहे हैं, बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, इकोनॉमिकली पाकिस्तानी सोसाइटी सऊदी अरब के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक हो गया, उसकी बुनियाद पे सऊदी अरब से मोहब्बत भी बढ़ रही है, ठीक हो गया, और रिटर्न उधर से जो पैसा पाकिस्तानी डायस्पोरा, यस अहमद गुड शाबाश, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग सोसाइटीज क्लियर हो गई, उधर के लोगों को पाकिस्तान की गंदम चाहिए, चावल चाहिए, पाकिस्तान का चीप लेबर चाहिए, ठीक है, तो इनकम, ठीक है, जो इनकम डिपेंडेंस है सोसाइटीज लेवल पे, ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की डोमेन में आते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? क्लियर होगी मेरे बच्चा? अब राफिया बेटा अगली चीज क्या आ जाएगी? ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग स्टेट लेवल क्या है? ठीक है, फॉरेन ऑफिस कनेक्ट, मीडिया कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग स्टेट्स, नेटवर्किंग, आईटी टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग स्टेट्स हो गई। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग मार्केट्स कैसे हो गई? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, बैंकिंग सिस्टम,
डिजी कैश, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, ठीक हो गया, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग। सुल्तान, मेरे मेरे एटीएम में पैसा है, मैं सऊदी अरब में गया, उम्रे में पैसा खत्म हो गया तो पाकिस्तानी कार्ड डाला, इंटरनेशनल बैंक में साला पाकिस्तानी रुपया डाला था, नेशनल बैंक वालों ने वहां पे रियाल निकला। जादू, ठीक हो गया। तो बैंकिंग सिस्टम्स की ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स, करीम, जॉन, ठीक है, होम डिलीवरी वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर होगी बात? बच्चों बात क्लियर होगी? टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग मार्केट, फ्रीलांसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस तासीर, राजा जी आज तो विली चुक दी आपने। क्लियर होगी बात? और टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्शन अमंग सोसाइटीज क्या है? फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, स्नैपचैट, ठीक है, ग्लोबल मीडिया, ठीक है। हुजैफा की दोस्ती हुई है एक अमरीकी लड़की से फेसबुक पे, ठीक है, वो पाकिस्तान पहुंच गई, पता चला वो लड़की नहीं, ठीक है, वो 50 साल की औरत है, ठीक है, लेकिन माँ बाप ने खुशी खुशी शादी की हुजैफे की, ठीक है। जैसे ही शादी होगी तो हुजैफा कहता है चल मुझे अमेरिका ले चल, ठीक हो गया, मैं तेरी वहां पे खिदमत करूंगा। तो वो कहती है ना ना ना, मुझे तो तेरा कल्चर बड़ा पसंद आया, मैं यहाँ पे रह के तेरे माँ बाप की खिदमत करूंगी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक हो गया। अब इसे ममता और बेगम दोनों का प्यार मिलेगा, वो भी वलैती और देसी दोनों स्टैंडर्ड के ऊपर। डन हो गया? इसमें सोशल मीडिया आ जाएगा वगैरह 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 वगैरह। अब शादी, शादी यहाँ पे एक टेक्निकल डिबेट है, शादी एक टेक्निकल डिबेट है, ठीक है। प्लीज वो टेक्निकल डिबेट क्या है, ठीक है राफिया, वो टेक्निकल डिबेट मेरा बच्चा जरा समझे, ठीक है। मेरा बच्चा, हमने इंटरनेशनलिज्म को डिस्कस किया था, वो तो ये नहीं था, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अमंग स्टेट्स ही तो हमने पढ़ा था, ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों, हाँ या ना? ठीक है। अब सादी जो टेक्निकल पॉइंट में तेरे डिस्कस करना चाह रहा हूं ना, वो टेक्निकल पॉइंट ये है मेरी जान, कि ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना को प्रोसीड जो है वो इंटरनेशनलिज्म ही करता है, यानी विदाउट इंटरनेशनलिज्म देयर इज नो शॉर्टकट टू ग्लोबलाइजेशन, यानी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स इज अ प्री रेक्विजिट फॉर ग्लोबलाइजेशन। यहां तक बात समझ आ गई अहमद? सुल्तान ये बात समझ आ गई? लेकिन लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन पे ट्रांसफॉर्म होंगे ना, तो merely दैट वुड नॉट बी merely, ठीक है, इंटरनेशनलिज्म, उसमें स्केल ऑफ एक्टिविटीज बहुत ब्रॉड हो जाएगा, उसमें स्केल ऑफ एक्टिविटीज बहुत ब्रॉड हो जाएगा, यानी वहां पे रेंज या स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज इन सारों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। यानी अहमद, इस बात से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, ठीक है, कि, ठीक है, क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि every globalization is internationalism, but every internationalism is not globalization? Every globalization is incorporates internationalism as well, but every internationalism is not necessarily globalization. डन हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया चुनाचे? ठीक है, अफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन के लिए प्री रेक्विजिट क्या है? अफेक्टिव ग्लोबलाइजेशन। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, नहीं सादी, बैक टू नेशनलिज्म अभी समझाता हूं। मेरा बच्चों आप जरा कैमरे में देखो, अब मेरे कैमरे की रेंज बड़ी कमजोर है ना, कैमरे में देखो, ठीक है। क्या था? 180 डिग्री रिलेशन, नेशनलिज्म कम, ग्लोबलाइजेशन ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन कम, नेशनलिज्म ज्यादा, लेकिन दोनों के दरमियान
ग्लोबलाइजेशन कम, नेशनलिज्म ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन ज्यादा, नेशनलिज्म कम, लेकिन जो बीच में ब्रिजिंग फिनोमिना होगा वो होगा हमेशा इंटरनेशनलिज्म। बच्चों अगर डन होगी ये बात, ठीक है। इतना मिसलेड किस्म का ये टॉपिक स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में कहानियां पढ़ना शुरू कर देंगे, ट्रेड होगा, ठीक है, माहौल होगा तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगी। आज होप सो आज तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क मिल गया कि किस तरीके से तुमने ग्लोबलाइजेशन को पिच करना है। ग्लोबलाइजेशन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम सारे लोगों के आगे। अब एक फ्रेमवर्क बना लें, एक फ्रेमवर्क बना लें, ठीक है सुल्तान, एक तीनों टॉपिक्स का फ्रेमवर्क बना लें, ठीक है। अब बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा। राफिया बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चे ने मेरी बात गौर से जरा समझनी है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात। मेरा बच्चा, सेंटर में क्या है आप लोगों का? इंटरनेशनलिज्म। ध्यान हो गया? राफिया पुत्र, सेंटर में क्या है आप लोगों का? नेशनलिज्म। मोस्ट नैरो कम्युनिटी कौन सी है आप लोगों की? नेशनलिज्म। मोस्ट नैरो कम्युनिटी कौन सी आपकी? नेशनलिज्म। डन हो गया राफिया? राफिया बेटा डन हो गया? अब देखिए, ठीक है, डिबेट बड़ी टेक्निकल है, मजे की डिबेट है, ठीक है। डिबेट जरा समझो बच्चों। हुआ क्या? हुआ ये कि यूरोप में नेशनलिज्म थी, हाँ या ना? यूरोप में नेशनलिज्म थी, वर्ल्ड वॉर वन हुई। राफिया, यूरोप में नेशनलिज्म थी, वर्ल्ड वॉर वन हुई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन की काजिश याद है ना? वो सर्बिया, पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म, जर्मनी, आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, फ्रांस, आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म। याद है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म ऑपरेट करी। अब जब वॉर हो गई तो सारी स्टेट ने सोचा कि आइंदा वॉर ना हो, हम उस वॉर को अवॉइड करने के लिए कुछ ऐसा करें कि आइंदा मामले कम्युनिटी लेवल पे गश्त हो जाएं, ठीक है। तो बनाई गई मेरा बच्चा लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ, एलओसी नहीं बनाया शाहजी, दंगर हो गए, एलओएन था, लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन का जो डिजाइन आया वो डिजाइन था हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म पे बेस करना। डन हो गया? इंटरनेशनलिज्म आई, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन की बुनियाद पे इंटरनेशनलिज्म आई उसका डिजाइन राफिया पुत्र क्या था? उसका डिजाइन था हेजिमोनिक इंटरनेशनलिज्म। ठीक हो गया? तो मामला आगे बढ़ने की बजाय मामला वर्ल्ड वॉर टू में दोबारा नेशनलिज्म की तरफ आ गया। पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया? अहमद, क्या नहीं समझ आई है? नहीं? अब वर्ल्ड वॉर टू हुई, दोबारा सोच आई यूरोप में कि हम इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाएं। ठीक हो गया? तो यूरोप ने अपने मसलों को हल करने के लिए, यूरोप ने अपने मसलों को हल करने के लिए, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। ठीक हो गया? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। बच्चों एक मिनट ठहरो, ये मेरा माउस बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। बच्चों इधर देखिएगा, ठीक है। मरियम बेटा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरे यूरोप ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो फ्रेमवर्क था ना, वो फ्रेमवर्क था रेवोल्यूशनरी। वो फ्रेमवर्क क्या था? वो फ्रेमवर्क था रेवोल्यूशनरी। तो आइडिया इतना कमाल हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा यूरोप कंप्लीट इंटीग्रेशन की तरफ चला गया, और वो आ गया यूरोपियन यूनियन की शक्ल में। वो किस सूरत में आ गया? वो आ गया यूरोपियन यूनियन की शक्ल में, जो
ग्लोबल स्केल का इंटरेक्शन था, यानी ग्लोबलाइजेशन। हमें बेटा बात समझ आ गई? ठीक है। तो जब यूरोप के लेवल के ऊपर कामयाब इंटरनेशनलिज्म आई, तो पूरे का पूरा यूरोप आप लोगों की ग्लोबलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे चला। यहां तक मेरे बहनों भाइयों को बात समझ आई? ठीक है। अब नवाल बेटा, टेक्निकल बात है। अचानक माहौल अनीजे बड़ा अच्छा चल रहा था, तो एक फुफी उठी। उसने कहा, मुझे इन भाइयों के साथ ताल्लुकात करवाने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद अपनी एक तारीख रखती हूँ। मैं तो खुद अपनी एक तारीख रखती हूँ। तो मुझे इन कमी भाइयों के साथ इंटीग्रेट होने की क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ अपने मियाँ के साथ पार्टी करती हूँ। तो एक मुल्क उठा जिसका नाम था यूके। एक मुल्क उठा जिसका नाम था, मेरा बच्चा, यूके। ठीक है। यूके ने उठ के कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। तो वो आइडियोलॉजिकल आइसोलेशनिस्ट नेशनलिज्म की बुनियाद पे दोबारा जिथे दिखोती ओथे आन खलोती। क्लियर होगी बात? राफे बेटा, पूरा स्ट्रक्चर समझ, मैंने एक सदी का किस्सा तुम्हें एक तस्वीर में समझा दिया। ठीक हो गया? अब राफिया पुत्र, कहानी जरा समझी। चुनाचे ब्रिजिंग फिनोमिना क्या है? ब्रिजिंग फिनोमिना क्या है? देखो, सार के अंदर क्या नेशनलिज्म, सार के अंदर क्या नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है मेरा बच्चा? सार के अंदर नेशनलिज्म एड्रेस करता है? करता है। उसे ओवरकम करने के लिए क्या बनाया गया? सार्क, इंटरनेशनलिज्म। लेकिन सार्क का डिजाइन क्या? हेजिमोनिक। तो सार्क की वजह से नेशनलिज्म कम हो रहा है या मजीद बढ़ रहा है? पता है, जिन लोगों को ये समझ आ गया ना, वो आज के बाद रोएंगे नहीं करंट अफेयर पाक अफेयर में। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, कॉन्सेप्ट क्या है कि यही नेशनलिज्म तो मेरा बच्चा, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करता था। उन्होंने भी इंटरनेशनलिज्म का सहारा लिया, सहारा लिया। ठीक हो गया? लेकिन उन्होंने जो बनाई, वो आसियान कम्युनिटी बनाई, जो इफेक्टिव था। तो आसियान को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन इन मेकिंग। पूरी फिल्म समझ आ रही है? नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन इन मेकिंग। राफिया बेटा, अब इसके ऊपर सीपेक को एनालाइज कर लेना। इसके ऊपर सीपेक को एनालाइज कर ले। ठीक हो गया? सीपेक के कंट्रीज में भी नेशनलिज्म था। चाइना उन्हें, ठीक है, पहले सीपेक के मुआहिदों के जरिए इंटरनेशनलिज्म पे लाया। लेकिन अभी तक उसका जो आइडिया है वो रेवोल्यूशनरी है, तो वो गेम चेंजर के लिहाज से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे चाइना उस मॉडल के अंदर हेजीमनी ले आया, तो ऑटोमेटिकली सीपेक वापस नेशनलिज्म की तरफ आना शुरू हो जाए। क्लियर होगी बात मेरा बच्चा? ये पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया? तो मेरा बच्चा, नेशनलिज्म कम होगा, बढ़े बढ़ेगा तो ग्लोबलाइजेशन कम होगी। ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी तो नेशनलिज्म कम होगा, लेकिन बीच में ब्रिजिंग फिनोमिना हमेशा इंटरनेशनलिज्म ही ऑपरेट करेगा। आई होप सो ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क समझ आ गया आप लोगों को। ठीक हो गया? और इस फ्रेमवर्क ने आप लोगों को बहुत जगह पे support किया। अब राफिया बेटा, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? एक बात का जवाब दे दे, फिर मैं देख लेंगे। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? आईआर। आईआर ना? आईआर के आर का क्या मतलब है? रिलेशंस। तो जहां पे राफिया, जहां पे भी रिलेशंस होंगे वहां पे इंटरेक्शन होगा। और राफे, बात समझ आ रही है? जहां पे भी रिलेशंस होंगे वहां पे इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करेगा ना? करेगा। तो अगर गौर कर राबिया,
दुनिया के हर इंटरेक्शन के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? ग्लोबल लेवल की सबसे बड़ी खबर क्या है? एससीओ का इजलास। तो एससीओ के इजलास को तुम इंटरनेशनलिज्म के रेफरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यूएस चाइना ट्रेड वॉर तुम इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के डिजाइन से एक्सप्लेन कर सकते हो? अब राफिया बेटा, जो मैंने तुझे कॉन्सेप्ट बताया था सिचुएशनल, याद है ना? जो मैंने तुझे कॉन्सेप्ट बताया था सिचुएशनल। ठीक है राफिया, तू है चुड़ैल। जब तेरी हमने शादी करवा देनी है, ठीक हो गया, तो मियाँ के बहन भाइयों की बारी आएगी तो तू कहेगी पेंदू, मैं नहीं। ठीक है, तंग करते हैं, बेटा तुम्हारी फूफियां ऐसी हैं वैसी हैं। उनकी बारी, तेरा सिचुएशनल कंडक्ट क्या होगा? नेशनलिज्म। और खालाओं की बारी क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? तो पाकिस्तान का माइट भी इंडिया के रेफरेंस से कंडक्ट क्या होगा? नेशनलिज्म पे बेस्ड कर रहा। सऊदी अरब के रेफरेंस से क्या होगा? इंटरनेशनलिज्म पे बेस्ड कर रहा। लेकिन चाइना के रेफरेंस से क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन के पैटर्न पे कर रहा। तो एक ही मुल्क डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी डिजाइन्स को फॉलो कर रहा होगा। अब समझ आ गई? तो ये सिचुएशनल होगा। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। एक स्टेट के अंदर एक सिचुएशन में एक स्टेट नेशनलिज्म पे ऑपरेट करिए तो वही स्टेट दूसरी सिचुएशन के अंदर माइट भी बिल्कुल डिफरेंट ओरिएंटेशन से ऑपरेट करिए। मैंने कहा था नॉलेज में तेरी बनाऊंगा। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब इस टॉपिक का सबसे बड़ा मसला क्या है? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि मेरा बच्चा, टीचर आते हैं आईआर के, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक्सप्लेन ही नहीं करते। वो कहते हैं जी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनलिज्म के ऊपर लंबी लंबी गप्पें छोड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर वन होगी, वर्ल्ड वॉर टू होगी, ये नहीं पाया गई, वो बड़ा ढीठ था, मनहूस था। ग्लोबलाइजेशन, मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसे एक पैकेज के ऊपर लेके आऊं। तो राफिया बेटा, अगर तूने सोल्यूशन फ्रेमवर्क देना है किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए तूने कोई सोल्यूशन फ्रेमवर्क देना है, तो सोल्यूशन फ्रेमवर्क भी तो इसी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। रिवाइटलाइजेशन ऑफ सार्क, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन तो हो गई, एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लाए। काफी अगर गौर कर, सारे का सारा करंट अफेयर का एनालिसिस इस छोटे से पैकेज में एग्जिस्ट करता है। सार क्यों फेल है तो उसका एनालिसिस कर सकती है। सार को कामयाब बनाना है तो उसका एनालिसिस कर सकती है। हर चीज का एनालिसिस इस फ्रेमवर्क से बिल्ट हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें बिट्स एंड पीसेस में टॉपिक नहीं करवाए, मैंने मल्टीपल एनालॉजीज दे के एक फ्रेमवर्क में करवाने की कोशिश की। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो 10 मिनट की ब्रेक है। आई होप सो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी तुम्हें पूरा क्लियर हो गया। 10 मिनट की ब्रेक। जी आ गए आप सब लोग? और फिर बेटा मैंने थ्योरी की एप्लीकेशन सिखा दी थी आपको। अच्छा बच्चों, हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो गया है। यानी जितने टॉपिक्स पार्ट वन के मेरे पास थे ना वो सारे कंप्लीट हो गए। बाकी एक टॉपिक न्यूक्लियर डेटरेंस हमारे के पास था। ठीक है, तीन टॉपिक आपके जो हैं वो थे उनके पास, करंट अफेयर्स रिलेशंस वाले टीचर के पास, और ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक थे आप लोगों के इब्राहिम के पास।
ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया ना उसमें से 7 में से 6 सवाल आएंगे, एक सवाल उनके एरियाज में से आएगा। क्लियर हो गया? तो पेपर 1 आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है कामिल? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, मैंने पहली क्लास में क्या बोला था कि पेपर 1 इज ऑल कॉन्सेप्ट्स। चीजें, पेपर 1 क्या है? पेपर 1 सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और पेपर 2 में आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है रियल टाइम सिचुएशंस और डेटा पे। ठीक हो गया? हिस्टोरिकल डेटा पे, फैक्ट्स पे आपने इनको अप्लाई करना है। याद है ना पहली क्लास? ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, जो एक चीज मिसिंग होती है आईआर के पैकेज में वो ये होता है कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। शेजा बेटा, अब मैं तुझे ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने का तरीका बताने लगा हूं। बड़े मजे की चीज है, बड़े मजे की चीज है इंशाल्लाह ताला। तो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन शेजा बेटा नाउ दिस इज नॉट ओनली द थ्योरी जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी। जब मैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी की बात करूंगा तो उसमें ऑटोमेटिकली पेपर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स, पेपर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? यानी आप आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म को पकड़ लो, ठीक है, आप नियो लिबरलिज्म को पकड़ लो, आप नियो रियलिज्म को पकड़ लो, आप कॉजेज ऑफ वॉर को पकड़ लो, आप नेशन स्टेट सिस्टम को पकड़ लो, आप इंटरनेशनल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। पेपर 1 के किसी भी कॉन्सेप्ट को बेस बना के अपने पेपर 2 करना है। तो ये मैंने थ्योरी को अप्लाई करने के लिए एक मॉडल बनाया हुआ है, उस मॉडल का नाम है HAG मॉडल। HAG मॉडल का क्या मतलब हुआ? HAG मॉडल का मतलब हुआ हसन अली गोंदल मॉडल। ठीक हो गया? ये मेरा मॉडल है। ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, अब आप लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स को प्रोजेक्ट करना है। शिजा, शिजा डिफरेंट मॉडल्स को प्रोजेक्ट करना है। अब इसमें एक मॉडल है फाटा मॉडल, एक मॉडल है टेक मॉडल, एक मॉडल है कॉज एंड इफेक्ट मॉडल, एक मॉडल है सिंपल एप्लीकेशन मॉडल। फाटा, टेक, सीई, सिंपल एप्लीकेशन। शिजा, मैं बताना शुरू करूं? ठीक। अब शिजा बेटा प्लीज मेरी बात जरा समझिए, मोटी सी बात है। शिजा मोटी सी बात है, मेरी बात को जरा समझना। शिजा, ये थ्योरी को अप्लाई करने के मॉडल है। सुल्तान, ये थ्योरी को अप्लाई करने के मॉडल है। थ्योरी आपने कहां अप्लाई करनी है? अपने आर्ग्यूमेंट में। ऐसा ही है? थ्योरी आपने कहां अप्लाई करनी है? अपने आर्ग्यूमेंट में। और आर्ग्यूमेंट को आपने किधर लिखना है? पैराग्राफ में। ठीक है शिजा? और रूल क्या रहेगा? 1 पैराग्राफ 1 आर्ग्यूमेंट, 1 पैराग्राफ 1 आर्ग्यूमेंट। चुनाचे ये पैराग्राफ लिखने का तरीका है। यानी एक पैराग्राफ में आप लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट देना है, तो बुनियादी तौर पे ये पैराग्राफ लिखने का तरीका है। ये आईआर के कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे कोई आर्गुमेंट लिखने का तरीका है। क्लियर हो गया सीधा बेटा? समझ आ गई? अब यानी शिजा, मैं इसे ऐसे क्या बोल सकता हूं कि आप फाटा मॉडल के पैटर्न पे अपना पैराग्राफ लिख सकती हैं, टेक मॉडल की बुनियाद पे अपना पैराग्राफ लिख सकती हैं, सीई मॉडल की बुनियाद पे अपना पैराग्राफ लिख सकती हैं, और सिंपल एप्लीकेशन की बुनियाद पे अपना पैराग्राफ लिख सकती हैं। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। अब काफिया पुत्र कहानी जरा समझिए, कहानी दिलचस्प बदलने में बाकी फैक्ट, फाटा क्या है शिजा? फाटा में एफ स्टैंड फॉर फैक्टर, ए स्टैंड फॉर एक्टर, टी स्टैंड फॉर थ्योरी, और ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन या एनालिसिस। ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन या एनालिसिस। ठीक है? तो शिजा, तूने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कैसे करना है? फैक्टर, एक्टर, थ्योरी, एनालिसिस। फैक्टर, एक्टर,
थ्योरी एनालिसिस, फैक्टर एक्टर थ्योरी एनालिसिस। यानी तूने ये चेन फॉलो करनी है व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। ठीक है शेजा बेटा, मेरी बात जरा समझी। मुझे कोई सिनेरियो दे करंट अफेयर का, जल्दी से। कोविड 19, कोविड 19 आप लोगों का एरिया है, ठीक हो गया। साथ अब कोविड 19 के ऊपर, ठीक है, तू ये कहना चाहता है कि कोविड 19, ठीक है, बुनियादी तौर पे, ठीक है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे रहा है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दे रहा है। ठीक है, अब याद है तुझे पहली क्लास में मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर। ठीक है, तो सादी मैंने फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के एंगल से कोविड के ऊपर पैराग्राफ लिखा। तो अनीसा बेटा, हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी। इस सिनेरियो में हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी। तो पहला लाइन क्या आएगी? इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक, आर की टू डिस्कशन ऑफ crisis created by COVID-19। ठीक है, या impacts of COVID-19 are predominantly affecting the economic stability of the whole globe। ठीक हो गया। सी पैक के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखना है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर क्रिटिकल in prevailing level of cooperation shaped against CPEC projects। यानी अहमद, तूने पहली ही लाइन में ये लिख देना है कि तू किस फैक्टर को डिस्कस करने लगा है। डन हो गया? किस फैक्टर को डिस्कस करने लगा है, पहली ही लाइन में तुम्हारा फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, अब अनीसा, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर क्रिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस इज क्रिटिकल इन हैवॉक क्रिएटेड बाय कोविड 19। ठीक, अब अनीसा, इन फैक्टर्स की बुनियाद पे तू एक्टर्स के इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, कोविड 19 was a global issue and it affected the whole globe without any discrimination। ठीक, but the major impact of this crisis was felt by the states of global south, which were already very much vulnerable in terms of economic stability। ठीक है, which were already very much vulnerable in terms of economic stability। ठीक, third world countries faced massive recession by virtue of lockdowns and, ठीक है, inept attitude of developed countries further worsened their crisis। So, heat of this COVID-19 was felt more by third world countries as compared to the first world countries as far as economic stability is concerned। यानी पहली लाइन में अनीसा तूने ये बोला कि मैं किस फैक्टर पे बात करने लगी हूं, और फिर तूने उस फैक्टर की बुनियाद पे एक्टर्स की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया 3 से 4 लाइन में। अनीसा बेटा, फैक्टर और एक्टर क्लियर हो गया? फैक्टर और एक्टर क्लियर हो गया?
ठीक है। अब कोमल, ठीक है, कामिल, कोमल बोल दिया मैंने, कामिल रिजान आगे दे। अब तूने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को किसी थ्योरी के लेंस में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब जरा देखी तेरा भाई काम कैसे करता है, जादू कैसे करता है। वन की theoretical debate of IRS critical theory. This theory states that capitalism never operates on morality, rather than it operates on interest. ठीक है। Capitalist countries in general and developed economies in particular haven't took the COVID crisis in terms of a global scenario test for cooperation. They did not care for the economies of underdeveloped countries, and according to the notion of critical theory, ठीक, they kept on exploitation of the third world countries, ठीक है, by not softening their economic levies and conditions on those third world countries. यहां तक बात समझ आ गई। तुम इस एक किसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर दोगे और आखिर में अपना आर्ग्यूमेंट दोगे। सो if we analyze this scenario, if we analyze this scenario, ठीक है, of economic instability of third world countries in face of COVID-19 attack, we can conclude that first world once again failed to cooperate with the third world, ठीक, and they left the underdeveloped countries in lurch in face of such crisis situation. So, the argument of critical theory that developed countries always exploit underdeveloped countries stands vindicated in this particular situation. Factor, actor, theory, analysis. क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तुमने ये एक पैराग्राफ में बिल्ड करना। डन हो गया मेरा बच्चा? अनीसे बेटा क्लियर? फैजान पुत्र मेरे से ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। ठीक हो गया। फैजान आगे एक और एग्जांपल कराऊंगा, बात समझ आ जाएगी। राफिया अब आ जाओ टेक मॉडल पे। टेक मॉडल पे ठीक हो गया। टेक मॉडल पे T स्टैंड फॉर थ्योरी, A स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट और C स्टैंड फॉर कोरिलेशन। T स्टैंड फॉर थ्योरी, A स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट एंड C स्टैंड फॉर कोरिलेशन। राफिया बेटा पहले तू 3 से 4 लाइनों में एक थ्योरी का क्रक्स बताएगी, फिर ठीक हो गया तू अपना आर्ग्यूमेंट देगी और फिर उन दोनों को क्यों रिलेट कर देगी कि जो मेरा आर्गुमेंट है ये थ्योरी के साथ अलाइंड है या अलाइन नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राफिया बेटा आप जरा कहानी जरा समझिए। ठीक हो गया? राफिया जरा कहानी जरा समझिए, ठीक है, जरा थ्योरी देखिए। वन की कंसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ IRS नियो रियलिज्म। वन conceptual dimension of one, ठीक है, key conceptual dimension of IRS concept of neorealism।
According to this concept, states exist in an international anarchic structure and they are reluctant to incorporate and commit themselves into some cooperation because to their mind cooperation is always a compromise on national interest and state security. राफिया थ्योरी समझ आ गई? मैंने एक थ्योरी को अपनी जुबान में उसका क्रक्स बताया, ठीक है? इन फेस ऑफ कोविड 19 सिचुएशंस, राफिया बेटा जरा टेक्निकल पॉइंट देखिए मैं कैसे नियो रियलिज्म से कोविड 19 को लिंक करता हूं, ठीक है? इन फेस ऑफ कोविड 19 सिचुएशन, ठीक है, economies and markets of both developed and underdeveloped countries witnessed a massive lockdown which resulted into a recession of economy throughout the globe. Okay? Third world, as usual, expected some relief as far as economic scenarios and loans disbursements are concerned from the end of developed countries. But developed countries showed hesitation in any kind of open support to third world countries because they were operating through the lens of neo-realism and they strategically opined that any support to third world countries will create a further ripple down effect in their economy in face of such testing situations, ठीक? And would put further pressure on already declining economic growth. So, if we analyze this scenario of non-cooperation and support to third world countries from the end of first world countries during this COVID-19, we can conclude that neoliberal posture was put in the back burner and all states considered their own economic stability and their own economic interest irrespective of how massive danger it can impose to the myth of economically globalized world. So, conduct of first world countries is best explained through security dilemma notion of neo-realism. डन हो गया मेरा बच्चा? Theory, argument, correlation. Done? और यार समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सजाद, अब आ जाते हैं सीई मॉडल पे। सीई है कॉज एंड इफेक्ट मॉडल। सीई मॉडल क्या है? कॉज एंड इफेक्ट मॉडल। लेकिन सजाद इसके साथ ही लिख ली, इसमें तूने सैंडविचिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी है। कॉज एंड इफेक्ट मॉडल में तूने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करनी है? कॉज एंड इफेक्ट में तूने सैंडविचिंग अप्रोच अडॉप्ट करनी है। अब सैंडविचिंग अप्रोच क्या है? ठीक है आयशा बेटा, सैंडविचिंग अप्रोच क्या है? सैंडविचिंग अप्रोच क्या है कि आयशा अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि तू एक ही पैराग्राफ में ना
दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कॉज है, ये इफेक्ट है, तो कॉज के साथ थ्योरी ये लगती है, इफेक्ट के साथ थ्योरी ये लगती है। कॉज के साथ थ्योरी ये लगती है, इफेक्ट के साथ थ्योरी ये लगती है। तो यहां पे तूने सैंडविचिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी। पहले कॉज की थ्योरी, फिर कॉज का आर्ग्यूमेंट, फिर अफेक्ट का आर्ग्यूमेंट, फिर अफेक्ट की थ्योरी। आयशा बेटा ये सैंडविच बनाना है। आयशा बेटा ये सैंडविच बनाना है, यानी एक डबल रोटी है ये, एक डबल रोटी है ये, यानी बाहर डबल रोटियां हैं और वो दोनों थ्योरीज हैं, और अंदर कबाब और अंडा है। आयशा बेटा अंदर कबाब और अंडा है, तो डबल रोटी के अंदर क्या है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो कॉज और अफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, कॉज और अफेक्ट, थ्योरी। सैंडविचिंग समझ आ गई कैसे करनी है? यानी पहले थ्योरी, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर आर्ग्यूमेंट, फिर थ्योरी। सैंडविचिंग समझ आ गई? अब आयशा बेटा जरा देखी, देखी, ठीक है, तेरा भाई, ठीक है, सिचुएशन को एक्सप्लेन कैसे करता है। ठीक है मेरे बहनों भाइयों, प्लीज, कॉज की थ्योरी, वन की conceptual dimension of IR is concept of constructivism. ठीक है, constructivist states that anarchy or cooperation, anarchy or cooperation is not a constant, rather than it is driven by states' beliefs, ideas, values, norms, expectations and experiences. ठीक हो गया? मैंने कॉज थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म नोट कर लिया, मैंने कॉज थ्योरी के अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म को पिक कर लिया। ठीक हो गया? अब इस कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर मैं कॉज का आर्ग्यूमेंट देने लगा। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्ट दिस, ठीक है, सॉरी, कॉज की थ्योरी क्लियर होगी मेरे बच्चे? अब इस कॉज थ्योरी को मैं एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, एट टाइम्स ऑफ onset of COVID-19 crisis, it was generally considered throughout the whole globe that this is a Chinese virus and it is only a hyper myth to create a chaos towards the Western driven global economic system, and even Americans who find it to be a biological, biological expansionist threat of China. अहमद, यहां तक आर्गुमेंट समझ आ गया? ठीक है, in result the whole scenario got politicized and world major powers, instead of immediately immediately ठीक है, immediately forging a cooperative mechanisms to combat this global threat, a global blame game was imposed and no broad level cooperation was witnessed. A country like America, which always projects itself as a global leader, failed to show its seriousness to combat the whole scenario at global issue. ठीक है, and eventually nationalist perspective failed and nationalist perspectives prevailed, and turning the scenario in terms of such
some globalization based common agenda failed in whole totality, failed in totality. So if we analyze this non-serious attitude toward, ठीक है, COVID-19 from the end of world powers, we can conclude that nationalism was shaping the global narrative of capitalism, and nationalist narrative this nationalist narrative presumes that a state is often reluctant to forge any global cooperation and often use any crisis to project its own ideologies and its own supremacy. So, American response and the response of some other major powers was based on hyper nationalism, which resulted in failure of tackling COVID-19 at global scale. Done हो गया मेरा बच्चा? बच्चों कुछ कहानी समझ आई या नहीं आई? मैंने कॉज थ्योरी बताई, कॉज आर्ग्यूमेंट बताया, इफेक्ट आर्ग्यूमेंट बताया, इफेक्ट थ्योरी बताई। क्लियर हो गया? अब जिन्हें ये अभी तक नहीं समझ आई और वो मनुष्य शक्लें बना के बैठे हैं, मैं मनुष्य शक्लें नहीं देख सकता इस टाइम, तो मेरा बच्चा उनके लिए एक छोटा सा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, ध्यान से, ठीक है, बड़ा आसान काम है, ठीक है बच्चों। मैं एक्सटेम्पोरे बोल रहा हूं तो मेरी अंग्रेजी को जैसी भी आ रही है उसे कबूल कीजिएगा, ऐसी है मेरी अंग्रेजी, ठीक हो गया? पेंडू आदमी हूं मैं। बच्चों इधर ध्यान करो, सिंपल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? प्लीज बच्चों इधर ध्यान करो। आयशा बेटे, आयशा बेटा इधर ध्यान कर। आयशा मेरा बच्चा, सपोज दिस इज योर पेज, सपोज दिस इज योर पेज, ठीक है आयशे? अब सिंपल एप्लीकेशन ना बड़ा आसान सा तरीका है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आई ना उनके लिए ये सिंपल तरीका बड़ा आसान सा तरीका है। अब आयशा पुत्र तू करेगी क्या? तू जहां पे हेडिंग दे दी ना पैराग्राफ की, हेडिंग के नीचे तू किसी एक थ्योरी को ना, हेडिंग के नीचे तू किसी एक थ्योरी को ना आयशा पुत्र ऐसे 3 से 4 लाइनों में सेंट्रलाइज्ड करके उसकी क्रक्स बता देगी, 3 से 4 लाइनों में क्रक्स बता देगी, ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल यहां पे तूने लिखा, ठीक है, यहां पे तूने लिखा, प्लीज यहां पे जैसे तूने लिखा नियो रियलिज्म, यहां पे तूने लिखा नियो रियलिज्म, तो तू नियो रियलिज्म को शॉर्ट करके ब्रीफ में बता दे। ध्यान हो गया मेरा बेटा? यानी पेज के सेंटर में करके ना 3 से 4 लाइनों में मार्कर से तू ये पूरा नियो रियलिज्म को एक्सप्लेन कर दे, ठीक हो गया? आयशा बेटा फिर जैसे सर फरीद तुझे आर्ग्यूमेंट बताते हैं ना, सर फरीद जैसे तुझे आर्ग्यूमेंट बताते हैं, ठीक है, तू बिल्कुल ना अपने रैंडमली जैसे करंट अफेयर का आर्गुमेंट लिखती है ना, ऐसे तू अपना 7 से 8 लाइन के अंदर ना जर्नल आर्गुमेंट लिखेगी, बीच में इफेक्ट दे देगी, ठीक हो गया? बीच में इफेक्ट दे देगी और आखिर में एक जुमला लगा देगी हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे कि दिस होल सिनेरियो इज इन डायरेक्ट हार्मनी with the conceptual dimension of above mentioned concept of neorealism. बात खत्म हो गई बच्चों, समझ आया? बच्चों समझ आया नहीं आया? ये सिंपल एप्लीकेशन है फजान, ठीक है? यानी जिन्हें बिल्कुल भी थ्योरी इंटरप्रेट ना करने आ रही हो ना, ठीक है, उन्हें शीजा बेटा बिल्कुल भी इंटरप्रेट ना करनी आ रही हो तो उसका बेस्ट मॉडल क्या होता है, ठीक है, कि आप पैराग्राफ में उसे बिल्ड नहीं कर सकोगे, थ्योरी की कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर है ना, तो ऊपर 3 से 4 लाइनों में थ्योरी का क्रक्स बताओ, नीचे अपना पूरा आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है, ऊपर लिख दो कि दिस होल थ्योरी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू रियलिज्म, ठीक है?
According to this whole scenario, the concept of neorealism state vindicated, state validated, stands validated. शिजा बेटा, तो थ्योरी भी लग गई, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी हो गई, आर्ग्यूमेंट भी चला गया, ठीक हो गया, और कोरिलेशन भी हो गई। ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, मैं करने क्या लगा हूं, मैं करने क्या लगा हूं, राबिया बेटा कहानी जरा समझिए, मैं करने क्या लगा हूं। चलिए, मैंने तुझे हसन अली गोंदल के 3 मॉडल बताए, फाटा मॉडल, टेक मॉडल, सीई मॉडल। फाटा मॉडल, टेक मॉडल और सीई मॉडल, ऐसा ही है। अब राबिया, मैं एक आर्ग्यूमेंट लेने लगा हूं कि मोदी ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया ना, जो 35A रिवोक किया, मोदी ने जो आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया, ठीक है राबिया, उसके पीछे पूरे का पूरा मोदी का नेशनलिज्म था। क्लियर हो गया? आर्गुमेंट क्या है? फैजान, कोई कंडीशन नहीं है, जो तेरे हाथ पे बैठ जाए मॉडल, जो तेरे हाथ पे बैठ जाए, जो तुझे आसान लगे। नहीं जान, मैंने मल्टीपल मॉडल्स तुझे बता दिए ना, जिस पे तेरा हाथ बैठे उस पे। अभी वो हाथ कैसे बिठाना है वो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। प्लीज मेरे बहनों भाइयों, आप कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, प्लीज कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। मैंने ये कहना है कि जो 35A आर्टिकल रिवोक किया ना, वो पूरे का पूरा, ठीक है, नेशनलिज्म की वजह से हो रहा है। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। अब फैजान, में इसी आर्ग्यूमेंट को ना तीनों डिफरेंट तरीके से लिखता हूं, तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगी। मैं तीनों एंगल से लिखता हूं, तुम्हें बात समझ आ जाएगी, ठीक है। लिखना शुरू करो मेरा बच्चा। एक मिनट यार, चेयरमैन का मैसेज है। ठीक है सादी, अब जरा देखी कहानी, जरा देखी बच्चों, गौर करना है। मैं एक ही आर्ग्यूमेंट को तीनों डिफरेंट मॉडल्स पे लिखता हूं। देखो इधर ध्यान करो, जो बड़े मजे की चीज है। तुम सिर्फ मुझे एलिमेंट्स डिस्कस करोगे, मैं फाटा मॉडल पे लिखने लगा। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर क्रिटिकल टू प्रिवेलिंग क्राइसिस ऑफ कश्मीर। ये क्या मैंने क्या लिखा है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर क्रिटिकल टू प्रिवेलिंग क्राइसिस ऑफ कश्मीर। बच्चों ये मैंने क्या लिखा है? मर गए हो सारे, आवाज नहीं आ रही सब लोगों को? ये मैंने फैक्टर लिखा फैजान, डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर क्रिटिकल टू प्रिवेलिंग क्राइसिस ऑफ कश्मीर। अब मैंने क्या आगे बोलना है सादी? फैक्टर की बुनियाद पे एक्टर्स, यानी एक्टर्स के इंटरेस्ट। डेमोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली population of Kashmir is divided on religious lines. All Muslim, Hindu, Christian, Sikh, and Buddhist factions are visible in Kashmir region. Jammu, being a Muslim majority region, is a bone of contention for hegemonic expansionist agenda of the बीजेपी। ये मैंने क्या लिखा है? फाटा से डिटेक्ट करो एक्टर। गुड शाबाश फैजान, पकड़ लिया तूने, गुड शाबाश मेरी जान। आगे देख, ठीक है, आगे देख। अब आगे मैंने क्या करना है? फैक्टर भी हो गया, एक्टर भी हो गया। अब मैंने क्या लिखना है? थ्योरी।
according to the concept of ideological nationalism, according to the concept of ideological nationalism, often ethnocentric beliefs prevail over diversity and liberal orientation. Hardliner Hindutva, an expansionist Hindu supremacist ideology, is not ready to digest the faction of the Muslim majority and their debatable tilt towards Pakistan. बच्चों ये मैंने क्या लिखा है? ठीक है, अब मैंने आखिर में क्या करना है? जो मैंने आखिर में क्या करना है? मैंने आखिर में एनालिसिस या आर्गुमेंट देना है. सो if we analyze the situation at state level, India's act to revoke Article 370 and 35A are directly intended to target the Muslim majority and pursue the agenda of ethnic cleansing to convert Muslim majority zone to a Hindu majority one and divert the demographic divide in favor of India. पूरी बात समझ आ गई? फैक्टर, एक्टर, थ्योरी, आर्ग्यूमेंट. अच्छा क्लियर हुआ? वो जो एसेस के टीचर कहते हैं कोहेरेंस आनी चाहिए, पैराग्राफ में कोहेरेंस आ गई? आ गई? अब राफिया बेटा, राफिया देखी जरा, राफिया जरा देखी. अब मैं इसी आर्ग्यूमेंट को ना टेक मॉडल पे लिखूंगा. अब मैं इसी मॉडल को अनीसा बेटा टेक मॉडल पे लिखूंगा. ठीक है, अब अनीसा देखिए, वन की कंसेप्चुअल डायमेंशन ऑफ IR is the concept of ideological nationalism. According to this concept, superior ideological identities are often manifested through expansionist agenda and forceful application of your identities on others, generally weaker one. ये मैंने क्या लिखा है? अनीजा पुत्र, ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा थ्योरी, ये मैंने लिख दिया टी, थ्योरी. If we interpret the existing crisis of Kashmir through lens of said ideological nationalism, the act of revoking Article 370 is a direct manifestation of expansionist Hindu supremacist agenda on weaker Kashmiri demographic faction, mainly Muslims. So, based on policies and decisions of incumbent Indian government, we can safely conclude that the ideological nationalism prevails in the mindset of Delhi, and they would go all out towards ethnic cleansing of the Kashmiri Muslim population. डन हो गया मेरा बच्चा? थ्योरी, आर्ग्यूमेंट, कोरिलेशन. डन मेरा बच्चा? कुछ मजा आया?
ठीक है, अब मेरा बच्चा इसी चीज को ना आयशा पुत्र मैं लिखूंगा सीई मॉडल पे। ठीक हो गया, सीई मॉडल पे। सीई मॉडल में हमने सैंडविचिंग किसके अंदर करनी है, थ्योरीज के अंदर करनी है। ठीक है, अब मैं पहली थ्योरी पढ़ रहा हूं। ठीक है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म on ideological lines is always shaped by bulldozing the weaker one through expansionist hardliner mindset and policy orientation. हुजैफा ये मैंने क्या लिखा है? ना साथ पूरा जुमला बोल, ना ना हुजैफा पूरा जुमला बोल। ये मैंने कॉज थ्योरी लिखी, अब मैंने क्या लिखना है? कॉज आर्ग्यूमेंट। अभी मैंने कॉज थ्योरी लिखी है, अब मैं कॉज आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। Prevailing crisis of Kashmir has also been caused by this ultra supremacist Hindu ideology named Hindutva. ये मैंने क्या लिखा? कॉज आर्ग्यूमेंट। अब मैंने क्या लिखना है? अब मैंने क्या लिखना है मेरा बच्चा? अब मैंने अफेक्ट आर्ग्यूमेंट लिखना है। इन रिटर्न इंडिया इज ट्राइंग ऑल आउट to extend its hegemonic sphere of influence in Kashmir via targeting the special status of the region through revoking Article 370. Effect argument हो गया, अब मैं effect theory पे आ जाऊं। This act of Delhi, this act of Delhi is in direct harmony with the conceptual dimension of imperialism, which propagates that a policy at end of stronger to socially, economically, and politically control a weaker always justified in favor of its own national interest. डन हो गया मेरे बच्चे? ठीक है, अब मरियम बेटा एक काम करना है। मरियम बेटा एक काम करना है, एक मिनट ये क्रैश हो रहा है मेरा सिस्टम। मरियम बेटा एक काम करना है, ठीक है? ये जो स्लाइड तेरे सामने आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है नवाज, अब टेक मॉडल, इसका स्क्रीनशॉट लो। ऐसा बेटा सीई मॉडल, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है, अब अनीजा सुन, सर फरीद ने कोविड वाला टॉपिक करा दिया। सर फरीद ने कश्मीर का टॉपिक करा दिया। अच्छा मिसबा चलो आसान कर देते, सर फरीद ने 3 टॉपिक्स करा दिए। सिर्फ सर फरीद ने, बाकी मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सर फरीद ने 3 टॉपिक करा दिए मिसबा बेटा। मिसबा अब तू करेगी क्या? मिसबा तू करेगी क्या? जो सर फरीद ने 3 टॉपिक्स करवा दिए ना, कोई से 3 टॉपिक्स, सर फरीद के लेक्चर को सही गोता मारेंगे, सही तैयार करेगी। हो गया? सही से तैयार करेगी, डन हो गया?
डन। फिर मिसबा बेटा, ठीक है, सरफरीद ने जो कुछ पढ़ाया ना, उस टॉपिक को एनालाइज करेगी विद रेफरेंस टू आईआर, एनालिसिस बिल्ड करेगी। क्वेश्चन समझ लेना, क्रिटिकली एनालाइज कश्मीर इशू। हो गया नवाल, ठीक है। अब उन 3 टॉपिक्स पे मिसबा बेटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कश्मीर का टॉपिक है, उस पे कोई 3 आर्ग्यूमेंट लिखेगी फाटा मॉडल पे, ठीक है शिजा। फिर कोई 3 आर्ग्यूमेंट लिखेगी टेक मॉडल पे, फिर कोई 3 आर्ग्यूमेंट लिखेगी सीई मॉडल पे। कितने मॉडल हो, कितने आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे? 9। 3 फाटा मॉडल पे, 3 टेक मॉडल पे, 3 सीई मॉडल पे। क्लियर हो गया नीजा बेटा? अब टोटल टॉपिक कितने मिसबा बेटा? टोटल टॉपिक मैंने कितने बोले? 3। ठीक है मरियम, मरियम 3 ज़रबे 9 27। 27। अनीजा बेटा एक पूरा दिन देगी, जब तेरा पेपर 1 का सारा कंटेंट रिवाइज हो गया। वैसे तो तुम लोगों का मेरे साथ वादा था कि तुम क्लास टू क्लास चलोगे, ये वादा तुम लोगों को याद होना चाहिए। ये तुम 27 आर्गुमेंट लिखोगी मिसबा, और इसके ऊपर तुम्हारे 7 से 8 घंटे लगेंगे। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें आंसू आएंगे, तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि मेरे से नहीं हो पाएगी यार। ठीक हो गया? तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक है, तुम्हें ये फीलिंग आएगी, लेकिन अपने ऊपर इन्फोर्स करना है, जुल्म करना है, ड्रैग करना है, हिम्मत नहीं आनी। क्लियर होगी बात? द मोमेंट यू वुड बी डन विद दोस 27 पैराग्राफ, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली एनालिटिकल कमेंट्री पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। तुम्हारा हाथ फिर फ्लो में आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। मिस बेटा, अब किसी ने पूछा सर ये आपको चेक कराने? नहीं चेक कराने मिसबा, तुमने अपने दिल से पूछना है कि तुम्हारा हाथ ज्यादा कंफर्टेबली फाटा पे बैठा, टेक पे बैठा, या सीई पे बैठा, या सिंपल पे बैठा। जिस पैटर्न के ऊपर तुम मोस्ट कंफर्टेबल फील करो, तुमने उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेना। ऑटोमेटिकली इस एक्सरसाइज से अल्लाह की कसम तुम्हें ऐसे में भी मदद मिलेगी, करंट अफेयर में भी मदद मिलेगी, पाक अफेयर में भी मदद मिलेगी, और ऑटोमेटिकली तुम्हारा थॉट प्रोसेस पूरे का पूरा आईआर के अंदर प्लग इन हो जाएगा। जब तुम सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इन 27 पैराग्राफ में सोच सोच के तुम्हें ऑटोमेटिकली थ्योरीज में आना शुरू हो जाए। आई होप सो मेरे बच्चों को थ्योरी की एप्लीकेशन का डोमेन समझ आ गया। ये और कोई टीचर तुम्हें पूरे पाकिस्तान में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आई होप सो आज के लेक्चर में आप लोगों को मजा आया, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, हमारा पार्ट 1 हो गया पूरा। पार्ट 2 का सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन मेरे पास है, इंशाल्लाह ताला उससे भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम पार्ट 2 की हिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर चौकस? दो तकरीबन नवाल। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंजॉय करो।